हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको रेलवे ग्रुप डी 2025 की ये जो वैकेंसी आई है, हमारे जो रेलवे पास एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट हैं उनके लिए, और जो भी लोग रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे उनके लिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको फ्री में क्लासेस को प्रोवाइड करूँगा। और जो भी मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूँगा उसका आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आपको स्टडी मटेरियल कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में वीडियो के बताऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग आज बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। हालांकि सिलेबस को लेकर के मैंने आपको वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आपको सिलेबस को लेकर के जो कन्फ्यूज़न रहे वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जो पहला चैप्टर है हमारा वो है सेल चैप्टर, यानी कि कोशिका। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए रहेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन भी जो है कर दिया है। जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, कई सारे बुकों के कलेक्शंस हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? आप लोग जानते होंगे कि जीव विज्ञान का जनक बहुत ज्यादा फेमस है, वो है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मैं समय दूंगा 1 से 2 सेकंड का, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पशुओं का जो के शरीर का जो योजना का जो अध्ययन होता है ना, वो एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जीवन होने की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करेंगे कि पौधों में अगर जीवन होने का खोज सबसे पहले जेसी बोस ने किया था, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इसे भरना है। को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। कोशिका के अगर पावर हाउस की हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रेलवे ने रिपीट किया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघात थैली कहा जाता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। अगर हम बात करें कोशिका की आत्मघात थैली, तो यहाँ पे लायन काय हो जाएगा। कई बार यहाँ पे ऑप्शन में अगर दे देता कि अ, जो आपका लाइसोसोम होता है, तो वो क्या करता है कि जो मृत कोशिकाएं होती हैं या फिर कोशिकाओं को अगर मारना होता है तो हमारा लाइसोसोम काम में आता है। लेकिन यहाँ पे लाइसोसोम ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम लायन काय लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका दीवार डॉट डॉट में पाई जाती है? तो कोशिका दीवार किस में पाया जाता है? हम जानते हैं कि कोशिका दीवार केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ना ना तो जंतु कोशिका में पाया जाता है, ना ही पक्षियों में, ना ही मत्स्य में, क्योंकि ये सारे एक प्रकार से जंतु कोशिका के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे पादप कोशिका ही, यानी कि पेड़ पौधे ही होते हैं जिनमें कोशिका दीवार पाया जाता है, जिसे हम सेल वॉल इंग्लिश में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन को पतला कर लेता हूँ, निब को, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, राइबोसोम, न्यूट्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। आप लोग जानते हैं कोशिका के ये सारे अंग होते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। बट यहाँ पे न्यूट्रॉन एक ऐसा है जो कि प्राणी कोशिका का जो घटक है वो नहीं है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 चित्र दिया गया है और इन चित्रों को देख करके 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। आप लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की प्रकार क्या है? ठीक है, इन दोनों चित्रों को देख करके आपको बताना है कि कोशिका की जो विभाजन है वो किस प्रकार का हुआ है इन दोनों में। अगला जो यहाँ पे इसी में दूसरा जो क्वेश्चन दिया है वो ये है कि विभाजन बी कब और कहाँ होता है? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे ये जो बी नंबर का चित्र है, ये विभाजन कब और कहाँ होता है? तो ध्यान से अगर आप चित्रों को देखेंगे तो पहला जो आपको चित्र दिख रहा है वो समसूत्री विभाजन हो रहा है। यहाँ यानी कि यहाँ पे ये अ, जो जीव है इसका समान तरीके से यहाँ पे इसका विभाजन हो रहा है। ठीक है, आपने मुकुलन प्रक्रिया सुना होगा, तो उसमें समसूत्री विभाजन होता है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी में, तो ये अर्धसूत्री विभाजन का उदाहरण है। तो अगर कोई भी किसी भी ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन ही ठीक है हमारा कि ए, यानी कि ये जो चित्र है ये समसूत्री विभाजन है, और बी यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन का जो है एक प्रकार से
एक टाइप है। दूसरा है कि युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो जनन कोशिकाओं में ही जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जब वो जनन प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पादप अपने किस अंग का उपयोग अपशिष्ट पदार्थों को संग्रह करने के लिए करते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थों को किस अंग में संग्रह करते हैं। तो केंद्रक में तो नहीं करेंगे, लाइसोसोम में भी नहीं करेंगे। लवक तो पत्तियों को हरा रंग प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो यहाँ पे रिक्तिका हो जाएगा। आप लोगों ने जालीदार नुमा संरचना देखा होगा, ठीक है, उसी में वो अपशिष्ट पदार्थों को संग्रह करके रखते हैं। यहाँ पे हमारा रिक्तिका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं। तो रंगहीन जो लवक होते हैं वो प्रायः जो है ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं। तो जो रंगीन लवक होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं और जो रंगहीन होते हैं वो ल्यूकोप्लास्टिड होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण या फिर कोशिकांग क्यों माना जाता है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंतर्गत हम यहाँ पे जो है राइबोसोम और डीएनए हमें दोनों देखने को मिलता है। इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया का विलक्षण यानी कि वायर्ड कोशिकांग माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, स्लाइडन और स्वान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइडन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत में किन जीवों पर लागू नहीं होता है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, कोशिका का, वो किन जीवों पे लागू नहीं होता। जंतुओं पे तो लागू होता ही है, ठीक है, जंतुओं पर तो लागू होता है, शैवालों पर भी लागू होता है, कवकों पर भी लागू होता है, बट जो हमारा विषाणु होता है यानी कि जो वायरस होता है ना, इन पे लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था या फिर कई तरीके के और जो वायरस आते हैं उन पे इनका जो सिद्धांत है स्लाइडन और शॉन का वो लागू नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विभोज्यतक यानी कि ऊतक कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। जो विभोज्यतक ऊतक होते हैं उनमें क्या अनुपस्थित होता है। तो कोशिका द्रव तो होता ही होता है, कोशिका भित्ति भी होती है, केंद्रक भी होता है, पर जो रसघानी होता है ना वो उपस्थित नहीं होने होता है। यानी कि जो वैक्यूल्स होता है, इंग्लिश में इसे वैक्यूल्स बोलते हैं, वो उपस्थित नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है जीवों का वर्गीकरण शायद, यानी कि ये चैप्टर है हमारा, डैश डैश यहाँ पे है और क्वेश्चन है कि शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, पहला ये चैप्टर है हमारा, कि जो आर्थ्रोपोडा संघ होता है ना, ये जो है जानवरों का सबसे बड़ा जो समूह है ना वो है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान में देखेंगे तो मेढक में भी पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है और छिपकली में भी कशेरुकी पाया जाता है, बट केंचुआ है जिनमें कोई किसी भी प्रकार का हड्डी नहीं पाया जाता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो मानव है ना वो किस संघ के अंतर्गत आता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला जो है क्वेश्चन वो है कि डॉट डॉट समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, जो जुड़ा हुआ पैर होता है, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो जो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी होते हैं ना उनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है। तो कोशिकाओं की अगर दो परत देखा जाए ना, जिनमें दो परतें पाई जाती हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रा होता है ना उनमें दो परतें पाई जाती हैं। तो ये ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा। आप इस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित हैं। ठीक है, जिनमें कोशिका भित्ति भी हो और बहुकोशिकीय भी सुकेंद्रित हो। तो यहाँ पे हमारा जो प्लांटी जगत है ना उसके अंतर्गत हमारे ये चीजें फिट हो जाएंगी। अगला ऑप्शन है टैडपोल। टैडपोल किस जो है जीव का मतलब बच्चा है या फिर आप कह सकते हैं उसका छोटा भाग है। तो यहाँ पे टैडपोल डैश डैश का एक विकासशील चरण है। ध्यान से आप लोग देखेंगे, मानव का तो है नहीं क्योंकि मानव अलग हो जाता है, होमो सेपियंस के अंतर्गत आते हैं। मछली भी अलग है, गाय भी अलग है। तो यहाँ पे जो मेढक होता है ना उनकी जो बाल्यावस्था होती है वो टैडपोल के रूप में होती है, जिनमें पूंछें वगैरह भी पाई जाती हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से या फिर इनमें से कौन सा एक अंडज जीव नहीं है। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, मुर्गी भी अंडा देती है, तितली भी देती है, मेढक भी देता है, बट जो हमारा कुत्ता है ना भाई वो अंडा नहीं देता है। तो कुत्ता ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है वो है कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है। भाई देखो, उल्लू भी उड़ता है, मैना भी उड़ता है, और जो शुतुरमुर्ग होता है ना, इसका शरीर बहुत ज़्यादा भारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है। जो तैराकी वाले होते हैं जानवर, उनमें कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो मदद नहीं करता है। ठीक है, तो मीन पक्ष ये तो मदद करता है, जालीपाद पानी में तैरने और उभयचर प्राणी होने में मदद करता है, वायुआशय ये भी मदद करता है, पर जो गलफड़ा होता है ना, उसका काम होता है श्वसन लेने का। तो यहाँ पे हमारा जो गलफड़ा ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा, ये तैराक में मदद नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा को क्या कहते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है, ये आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीष्मकालीन ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना होगा। कई बार लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते ही हाइबरनेशन मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर हम पशुओं की बात करें तो वो ग्रीष्मकालीन में एस्टिवेशन करते हैं, यानी कि गर्मियों वाले जो काल होते हैं, जो गर्मी वाला काल होता है उसमें वो एस्टिवेशन करते हैं। अगर ठंडी में देखा जाए तो वो हाइबरनेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीष्मकालीन का बात किया है तो यहाँ पे एस्टिवेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ठंडी में बात करता है यानी कि शीत ऋतु में बात करता तो हमारा हाइबरनेशन ऑप्शन ठीक हो जाता, तो यहाँ पे ये एस्टिवेशन ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विषाणु की क्या विशेषताएं होती हैं। तो अगर हम विषाणु की बात करें तो उनमें जो विशेषता होती है वो ये होता है कि वो सबसे पहली बात तो भोजन वगैरह स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो परपोषी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन है या केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित हो सकते हैं, यानी कि उनका वृद्धि केवल परपोषियों में होता है। जैसे कोरोना वायरस आया, वो तो खुद तो जीवित रह नहीं सकता था, वो किसी दूसरे जीव में जाएगा, उसके डीएनए से मिलेगा, उसके आरएनए से मिलेगा, वहां से वो एनर्जी लेगा, फिर वो उसके शरीर में विकास करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा पुष्प है। इसका आंसर हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से जो सबसे बड़ा पुष्प है वो कौन सा है। बाकी दोस्तों ये हमारा क्लास आज का कंप्लीट होता है। ये रहा आपका सेल चैप्टर का यानी कि बायोलॉजी का सेल चैप्टर, जो कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। अब मैं अपना वीडियो यहीं तक रखता हूँ, अपना वीडियो अब ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों का रिव्यू लेना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको क्लास कैसा लगा। आप हमें कमेंट करके बताएं, अगर अच्छा लगता है तो आप अपने यार दोस्तों के साथ जो भी लोग ग्रुप डी की फॉर्म भरे हुए हैं उनको आप शेयर कर देंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।